Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In the today's lecture, we will see another topic from unit number 3 and the topic name is Scheduler and Operation on Processes. Our learning outcome of today's lecture is, after completion of this lecture, student will be able to understand the concept of schedulers and operation on processes. Prerequisite for the today's lecture is प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड शेड्यूलिंग क्यूज. हमने लास्ट लेक्चर में प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड शेड्यूलिंग क्यूज पढ़ा हुआ है. सो दिस इज द प्रीरिक्विसाइट फॉर द टुडेज लेक्चर. सो टुडेज लेक्चर टॉपिक इज शेड्यूलर. सो व्हाट इज एग्जैक्टली शेड्यूलर? Throughout the lifetime of process, it travel to the various scheduling queues. An operating system should select processes for scheduling purpose from this queue in some manner or style. The selection procedure is done by the scheduler. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस शेड्यूलिंग देखा था, वहाँ पे हमने क्यूज पढ़ा हुआ है. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यू: रेडी क्यू, जॉब क्यू एंड डिवाइस क्यू. सो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली एंड विदाउट एनी क्रिएटिंग प्रॉब्लम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से सारी की सारी प्रोसेसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करती है बिना कोई प्रॉब्लम के अलावा. सो यहाँ पे उसका आंसर ये रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द प्रॉपर शेड्यूलिंग टेक्निक. और इसी शेड्यूलिंग टेक्निक में जो होता है यहाँ पे हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर. सो शेड्यूलर किससे रिलेट करेगा? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस शेड्यूलिंग. सो हर एक क्यू के पास में खुद का एक शेड्यूलर रहता है जो सिलेक्ट करेगा which process is to be sent for the execution or to the next level. So इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं शेड्यूलर. So there are 3 different level at which the operating system can schedule the processes. जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से शेड्यूलिंग कर रहा है. सो ऐसे 3 जगह होती है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली शेड्यूल करता है, और वो 3 जगह रहती है हमारी. फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग. जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यू: जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू. सो जॉब क्यू जो होता है, तो जॉब क्यू को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. जो भी प्रोसेसेस कंप्यूटर सिस्टम में जनरेट होती है वो सारी की सारी प्रोसेसेस एक जगह पे मेंटेन की जाती है, और जहाँ पे वो मेंटेन की जाती है उसको हम बोलते हैं जॉब क्यू. एंड जॉब क्यू इज बेसिकली प्लेस ऑन अ हार्ड डिस्क. और जॉब क्यू में से सिलेक्टेड प्रोसेसेस को हम सेंड करेंगे टू द रेडी क्यू, और ये सिलेक्शन का काम जो करने वाला है वो रहेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग. दैट मीन्स लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. सो दिस इज द फर्स्ट शेड्यूलर जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो किसके ऊपर में काम कर रहा है? ऑन अ जॉब क्यू. सो इसका काम क्या रहेगा? इफ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीजेस, द ओवरहेड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो इंक्रीजेस. So, limited process allowed in a ready queue to complete for the CPU. This is managing by the long-term scheduler. जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस जनरेट हो जाती है. हम वो प्रोसेसेस एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करेगा या फिर यूजर जनरेट करेगा. हम वो सारे की सारी प्रोसेसेस को रेडी क्यू में नहीं भेज सकते. वाई? बिकॉज रेडी क्यू मतलब क्या होता है? हमारी जो रैम रहती है, जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, वो हमारा रहता है रेडी क्यू. हम वो सारे प्रोसेसेस को रेडी क्यू के ऊपर में नहीं भेज सकते, बिकॉज दिस ऑल द प्रोसेस आर नॉट रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, बट दिस प्रोसेस आर क्रिएटेड. ऐसे प्रोसेसेस को हम एक जगह पे मेंटेन करेंगे जिसको हम बोलेंगे जॉब क्यू. और जब इन प्रोसेसेस में से जो प्रोसेसेस रेडी हो जाएगी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, ऐसे प्रोसेसेस को हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करेगा और भेज देगा रेडी क्यू की तरफ. इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीजेस, द ओवरहेड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो इंक्रीजेस. सो लिमिटेड प्रोसेसेस अलाउड इन द रेडी क्यू. इसलिए जो ओवरहेड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ना चाहिए. इसलिए हम क्या करेंगे? कुछ लिमिटेड प्रोसेसेस को ही सेंड करेंगे टू द रेडी क्यू. दैट मीन्स अवर रैम. सो ये सिलेक्शन करने का काम यहाँ पे रहेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. सो अगेन आई रिपीट कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग कहाँ पे हो रहा है? ऑन अ जॉब क्यू. और जॉब क्यू क्या करता है? इट मेंटेन ऑल द प्रोसेसेस क्रिएटेड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, एंड आउट ऑफ दिस प्रोसेसेस जो सिलेक्शन करके
रेडी क्यू की तरफ भेजेगा, सो वो यहाँ पे भेजेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सो जब तक के सारी की सारी प्रोसेसेस रेडी क्यू की एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक के हमारी लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग की प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं करेगा, इसलिए इस शेड्यूलर को बोला गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में जो प्रोसेसेस रहेगी उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। Second one is short term scheduling. That means short term scheduling is happen on the ready queue, that means our RAM. जो प्रोसेसेस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में से रेडी क्यू में आई हुई है, रेडी क्यू में से वो प्रोसेसेस को सिलेक्ट करके वन बाय वन सीपीयू की तरफ एग्जीक्यूशन के लिए भेजने का काम यहाँ पे जो करेगा वो रहेगा हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, सॉरी शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। So there is another scheduler which select a job or processes which are ready to execute from this pool and allocate the CPU to one of them is called as short term scheduler or CPU scheduler. हम इसको ही बोलते हैं CPU scheduler also. Why? Because ready queue is nothing but our RAM, और RAM के ऊपर में जो क्यू रहता है वो रहता है हमारा रेडी क्यू, और इसको अगर मैं शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। Those processes are ready for starting its execution, वो प्रोसेसेस को हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जॉब क्यू में से निकाल के रेडी क्यू में डालेगा, बट रेडी क्यू में भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस रहेगी। सो आउट ऑफ दिस प्रोसेसेस हम रेडी क्यू के ऊपर में अप्लाई करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम with the help of short term scheduler select particular one process for the execution according to the scheduling algorithm and it sent to the CPU। इसीलिए जब रेडी क्यू में से एक प्रोसेस जब निकलेगी तो वो डायरेक्टली जाने वाली है सीपीयू के तरफ, इसलिए हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को भी बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर अल्सो। अभी इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग क्यों बोला गया? व्हाई? बिकॉज यहाँ से प्रोसेस निकल के डायरेक्टली किसके पास में जाने वाली है? सीपीयू के पास में। सीपीयू के पास में कोई दूसरी प्रोसेस मींस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में से प्रोसेस या फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में सॉरी मीडियम टर्म शेड्यूलर में से प्रोसेस डायरेक्टली एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जा रही है, सीपीयू के पास में वही प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी जो रेडी क्यू में अवेलेबल रहेगी। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड जब हम डायग्राम देखेंगे तो वहां पे ये पॉइंट फिर से हम नेक्स्ट वन इज मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। If the sufficient memory for the process execution is not available, the process gets blocked and it is swapped out on the disk. When some memory is freed, the operating system checks the swap but ready processes. Depending upon the priority of memory resource requirement, the operating system decide which process operating system can be swapped. Following figure shows the scheduler. So this is the basic diagram of scheduler. Before डिस्कसिंग दिस डायग्राम हम यहाँ पे मीडियम टर्म शेड्यूलिंग समझते हैं कि क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जनरेट हो रही है वो प्रोसेसेस मेंटेन कर रहा है जॉब क्यू। आउट ऑफ दिस प्रोसेसेस दोज प्रोसेसेस आर रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन। सो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है? ऐसी प्रोसेसेस को जॉब क्यू में से निकाल के भेज दे रहा है रेडी क्यू में। रेडी क्यू में ऐसी प्रोसेसेस आने के बाद में वन बाय वन वहां से प्रोसेस जाने वाले सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये जो प्रोसेसेस का सिलेक्शन है वो यहाँ पे करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अभी रेडी क्यू को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्यों बोला गया? क्योंकि रेडी क्यू से प्रोसेस निकाल के डायरेक्टली सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन के लिए जाने वाली है। सो जब वो प्रोसेस सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, सो वहां से प्रोसेस एक तो एग्जीक्यूट हो जाएगी या फिर वापस से रेडी क्यू में आ सकती है। सो एक टाइम ऐसा आएगा रेडी क्यू में जिसको हम रैम बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस रहेगी वो इतनी रहेगी कि वहाँ पे हमारा जो मेन मेमोरी का साइज जो है वो फ्री नहीं रहेगा, मतलब स्पेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगी। सो इन दैट केस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऐसी प्रोसेसेस जिसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन फेज आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आने वाला है, ऐसे प्रोसेसेस को सीपीयू से बाहर निकलने के बाद में डायरेक्टली वो रेडी क्यू में सेव नहीं कर रहा है, वो कहाँ पे भेज रहा है? मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैंने P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास में भेजा है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग P1 प्रोसेस P1 वेटिंग फॉर द सम पर्टिकुलर P1 वेटिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, बट
इन दिस केस हमारे रैम के ऊपर में, दैट मीन्स हमारे रेडी क्यू के ऊपर में उतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि प्रोसेस P1 का सम टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होने के बाद में वो प्रोसेस P1 को डायरेक्टली रेडी क्यू में इंसर्ट नहीं करेगा, वो कहाँ पे रखेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर में। सो ऐसा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्यों किया हुआ, बिकॉज रेडी क्यू में स्पेस अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऐसी प्रोसेसेस जिसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आने वाला है, ऐसे प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी क्यू में होल्ड नहीं करेगा, वो उनको रख देगा कहाँ पे, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में। वाई, क्योंकि रेडी क्यू में हमको स्पेस फ्री रखना पड़ेगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली जब ये सारी चीजें हो रही है तो हमारे जॉब क्यू में से प्रोसेसेस रेडी क्यू में भी आ रही है। तो हम उन प्रोसेसेस को नहीं रोक सकते। दैट्स वाई ऐसी प्रोसेसेस जिनका एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आने वाला है, ऐसे प्रोसेसेस को हम मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में रख देंगे। सो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा, बट आफ्टर सम टाइम जब मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में जो प्रोसेसेस है वो अगर रेडी हो चुके हैं फॉर स्टार्टिंग इट्स नेक्स्ट राउंड एग्जीक्यूशन, सो हम ऐसे प्रोसेसेस को क्या करेंगे, अगेन स्वैप इन करेंगे रेडी क्यू में, और रेडी क्यू में स्वैप इन करने के बाद में हम फिर से रेडी क्यू में से हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उस प्रोसेस को भेज देगा सीपीयू के तरफ, और फिर से उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में क्या होगा, एक तो यहाँ पे वो प्रोसेस का अगर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर होने वाला है तो ऐसी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप आउट कर देगा और भेज देगा मीडियम टर्म शेड्यूलर में, और जब उस प्रोसेस का फिर से एग्जीक्यूशन टाइम आएगा तो ऐसी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम मीडियम टर्म शेड्यूलर से निकाल के फिर से कर देगा स्वैप इन टू द रेडी क्यू, एंड अगेन रेडी क्यू से वो जाएगा सीपीयू की तरफ फॉर एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट राउंड। सो दिस इज द मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। इसलिए यहाँ पे जॉब क्यू को हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वहाँ की प्रोसेस सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाली है। रेडी क्यू को हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस रहेगी वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाले सीपीयू के पास में जाके, और ये दोनों के बीच में हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर के भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। दैट्स वाई हमने हमारा जो थर्ड शेड्यूलर रहेगा वो रहेगा हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। So this is the basically 3 types of scheduler used by the operating system for performing proper execution of processes. So now हम यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे, आपको सबसे पहले रेडी क्यू दिख रहा है, रेडी क्यू में 3 एरो आपको इन दिख रहे हैं, उसमें का मिडल वन जो आ रहा है दिस इज फ्रॉम द जॉब क्यू, वो जॉब क्यू में से आ रहा है रेडी क्यू में, तो जॉब क्यू मतलब हमारा कौन सा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। जॉब क्यू में से कुछ प्रोसेसेस रेडी थी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, तो ऐसी प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने भेज दिया रेडी क्यू में। रेडी क्यू इज नथिंग बट अवर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रेडी क्यू में से 1 बाय 1 प्रोसेस निकल के जा रही है सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन के लिए। सीपीयू के पास में जाने के बाद में एक तो वो प्रोसेस फर्स्ट राउंड में एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो आपको सीपीयू से एक एरो बाहर आ रहा है एंड। सेकंड कि वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अगर फर्स्ट राउंड में कंप्लीट नहीं होता है तो वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन सेकंड राउंड में कंप्लीट कर सकती है, बट यहाँ पे अगर रेडी क्यू के ऊपर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस प्रोसेस को सीपीयू से ही क्या कर देगा, स्वैप आउट कर देगा और भेज देगा मीडियम टर्म शेड्यूलर में। बट आफ्टर सम टाइम अगर वो प्रोसेस रेडी हो जाएगी, दैट मीन्स उस प्रोसेस का नेक्स्ट एग्जीक्यूशन राउंड अगर आ गया तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसी प्रोसेस को मीडियम टर्म शेड्यूलर से स्वैप इन कर देगा रेडी क्यू में, एंड रेडी क्यू से फिर से जाएगा सीपीयू के पास में। एंड आफ्टर दैट अगर प्रोसेस सीपीयू के पास में है, अगर उसको किसी आईओ डिवाइस की ज़रूरत है तो वो आईओ वेटिंग क्यू में जाके वेट करेगा जब तक कि उसको वो आईओ डिवाइस अवेलेबल नहीं होगा। आफ्टर आईओ डिवाइस अवेलेबल वो आईओ के साथ में जाके एग्जीक्यूशन करेगा और फिर से वो जाएगा रेडी क्यू में। So here ready queue is your short term scheduler, job queue is your long term scheduler, and ready queue के ऊपर में जो आपको दिख रहा है partially executed swap out processes, so this is your medium term scheduler and this is the basic diagram of scheduler। अगर आप इस डायग्राम को प्रोसेस स्टेट के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको डायग्राम सेम ही मिलेगी, प्रोसेस शेड्यूलिंग के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको डायग्राम सेम ही मिलेगी। इन शॉर्ट
अगर हम इस डायग्राम को प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं तो हमको यहाँ पे प्रोसेस शेड्यूलिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस। अभी प्रोसेसेस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ, उसकी स्टेट पढ़ी हमने, शेड्यूलर्स पढ़ा, क्यूज पढ़ा। अभी यहाँ पे ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द प्रोसेसेस। तो दीज ऑपरेशंस आर प्रोसेस क्रिएशन। सबसे पहले प्रोसेस को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इन जनरल पर्पज सिस्टम सम वे इज नीडेड टू क्रिएट प्रोसेसेस एज नीडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। देयर आर 4 प्रिंसिपल इवेंट लीड टू प्रोसेस क्रिएशन। 4 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोसेस। सो वो 4 प्रिंसिपल्स कौन से? फर्स्ट वन इज सिस्टम इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, क्रिएशन सिस्टम कॉल बाय रनिंग प्रोसेस, a user request to create a new process, initialization of a batch job. So these are the basic 4 principle। अगर ये 4 प्रिंसिपल होते, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमारी एक नई प्रोसेस क्रिएट हो सकती है। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन क्रिएटेड बाय परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द प्रोसेस क्रिएशन, एंड दीज आर द 4 प्रिंसिपल अंडर द प्रोसेस क्रिएशन। After a new process is created, two possibility exist in terms of execution as follow। अगर यहाँ पे एक नई प्रोसेस क्रिएट होती है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 2 नई प्रोसेस किस तरीके से क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वन, द पेरेंट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट द कॉन्करेंटली विथ इट्स चाइल्ड। दैट मीन्स एक प्रोसेस ने अगर अपने चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया हुआ है, सो जो चाइल्ड प्रोसेस रहेगी वो हमारी एक नई प्रोसेस रहेगी जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस बोलेंगे। सो दिस इज अगेन व्हाट, की क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस। एंड सेकंड वन, द पेरेंट वेट अंटिल सम और ऑल ऑफ इट्स चाइल्ड हैव टर्मिनेटेड। मीन्स व्हाट, पहले पॉसिबिलिटी में क्या हुआ कि पेरेंट ने क्रिएट किया हुआ चाइल्ड प्रोसेस, तो वो चाइल्ड के साथ में एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड वन क्या है कि पेरेंट वेट करेगा कब तक के, जब तक के चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट ना हो जाए। सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटी जब यहाँ पे हम नई प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट होती है, एंड दीज आर द 4 प्रिंसिपल। अनदर ऑपरेशन इज द प्रोसेस टर्मिनेशन। अगर प्रोसेस क्रिएट हो रही है तो प्रोसेस टर्मिनेट भी होगी। सो यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेशन में क्या है, अ प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन इट फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग इट्स लास्ट स्टेटमेंट। जैसे लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। Its resources are returned to the system. It is purged from the any system list or table। जो भी रिसोर्सेस उस प्रोसेस ने ऑक्यूपाई करके रखा था वो सबसे पहले तो रिटर्न यहाँ पे कर देगा वो प्रोसेस। वाई? बिकॉज अनदर प्रोसेस इज वेटिंग फॉर दैट रिसोर्सेस, ऐसा भी हो सकता है। एंड इट इज पर्ज फ्रॉम एनी सिस्टम लिस्ट और टेबल्स एंड इट्स पीसीबी इज इरेज। इट इज पर्ज फ्रॉम एनी सिस्टम लिस्ट और टेबल मीन्स व्हाट, कि जहाँ जहाँ पे उस प्रोसेस का डेटा स्टोर होगा वहाँ से वो सारा डेटा अभी निकल जाएगा और उसका पीसीबी जो हमारे रैम के ऊपर में होता है वो भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। दैट इज पीसीबी मेमोरी स्पेस इज रिटर्न टू द फ्री मेमोरी पूल। फ्री मेमोरी पूल मतलब क्या कि अगर उस प्रोसेस का पीसीबी वहाँ से इरेज हो जा रहा है तो रिमेनिंग जो फ्री मेमोरी थी हमारी रैम की, अभी उस पीसीबी ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा था उतना स्पेस जाके उस फ्री मेमोरी में ऐड हो जाएगा। द न्यू प्रोसेस terminates the existing process usually due to the following reason। इसके अलावा भी एक नई प्रोसेस किसी दूसरे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, एंड दीज रीजंस आर नॉर्मल एग्जिस्ट। अभी प्रोसेस टर्मिनेशन के कुछ रीजंस है, एंड दीज आर द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल एग्जिस्ट। मोस्ट प्रोसेसेस टर्मिनेट्स बिकॉज दे हैव डन देयर जॉब। दिस कॉल इज एग्जिस्ट इन यूनिक्स। अगर प्रोसेस सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए दैट मीन्स वो टर्मिनेट हो जाएगी और उस तरीके से प्रोसेस वहाँ पे एग्जिट हो जाएगी, तो इसको जो हम बोलेंगे, इस टर्मिनेशन को जो हम बोलेंगे उसको बोलेंगे हम नॉर्मल एग्जिस्ट, कि अगर प्रोसेस सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गई है। सेकेंड वन इज एरर एग्जिट। अभी एरर एग्जिट क्या होगा, व्हेन द प्रोसेस डिस्कवर अ फैटल एरर। फॉर एग्जाम्पल, अ यूजर ट्राई टू कंपाइल अ प्रोग्राम दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे प्रोग्राम को यहाँ पे यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस जो एग्जिट होगा उसको हम बोलेंगे एरर एग्जिट।
That means when a process discover a fatal error. Next one is fatal error. An error caused by process due to the bug in a program, for example, executing an illegal instruction, referring non-existing memory or dividing by zero. These are the problem. अगर ऐसे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं और इसके वजह से अगर हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है तो डायरेक्टली एक एरर शो करेगा जिसको हम बोलेंगे फैटल एरर, और इसके वजह से वो प्रोसेस वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी. सो दिस इज द थर्ड रीजन. एंड द लास्ट वन इज killed by the another process. A process execute a system call telling the operating system to terminate some other process. जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है साइमल्टेनियसली, सो समटाइम ऐसा होगा कि एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए सिस्टम कॉल करेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगी टू किल द अनदर प्रोसेस. सो अगर इस तरीके से प्रोसेस का टर्मिनेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं किल्ड बाय द अनदर प्रोसेस. सो यहाँ पे हमने देखा ऑपरेशन ऑन प्रोसेस में कि बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं प्रोसेस के ऊपर में. फर्स्ट वन इज प्रोसेस क्रिएशन एंड सेकंड वन इज प्रोसेस टर्मिनेशन. प्रोसेस क्रिएशन में हमने क्या देखा कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक प्रोसेस क्रिएशन के प्रिंसिपल्स क्या है. एंड सेकंड हमने देखा कि अगर प्रोसेस क्रिएट होती है तो यहाँ पे उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. फर्स्ट वन कि अगर पेरेंट ने क्रिएट किया हुआ है चाइल्ड तो पेरेंट और चाइल्ड साथ में एग्जीक्यूट हो सकते, अदरवाइज पेरेंट वेट. एंड सेकंड पॉसिबिलिटीज कि पेरेंट वेट करेगा अपने चाइल्ड का एग्जीक्यूशन होने तक के. सो दिस इज हैपेंड अंडर द प्रोसेस क्रिएशन. सेकंड वन इज प्रोसेस टर्मिनेशन, कि अगर एक प्रोसेस का टर्मिनेशन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है. तो जब लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो प्रोसेस का टर्मिनेशन होगा, और जैसे ही वो उसका टर्मिनेशन होगा तो क्या क्या यहाँ पे वो प्रोसेस परफॉर्म करेगा. तो सबसे पहले उसने जो रिसोर्सेज को ऑक्युपाइड करके रखा था वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा. जो भी डेटा उसका स्टोर होगा सिस्टम में वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा, पर्ज हो जाएगा. उसके बाद में उस प्रोसेस का पीसीबी इरेज होके वो जो स्पेस था वो फ्री मेमोरी पूल में ऐड हो जाएगा. आफ्टर दैट प्रोसेस टर्मिनेशन के कुछ यहाँ पे रीजन्स हो सकते हैं. वो रीजन्स थे हमारे जो हमने डिस्कस किया हुआ है. नॉर्मल एग्जिस्ट, एरर एग्जिस्ट, fatal error and killed by the another process. So these are the two basic operation performed on the process creation and process termination. These are the some MSBT question. Draw and explain the concept of scheduler. यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ में उसके पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑन द प्रोसेस. जो अभी हमने यहाँ पे ऑपरेशंस देखे हुए उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन. समरी ऑफ लर्निंग. आज हमने देखा इन द टुडेज लेक्चर वी लर्न शेड्यूलिंग क्यूज एंड ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस. आज हमने शेड्यूलिंग क्यूज देखा, शेड्यूलर्स पढ़ा हुआ है और ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं आईपीसी. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आईपीसी. Thank you.